Hello, my dear students. Today I am going to discuss linear programming problem by simplex method. Simplex method के बारे में हमने पहले भी एक न्यूमेरिकल आपको बताया. आज उसी सीरीज में हम एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं. इस न्यूमेरिकल में देखिए केस है मैक्सिमाइजेशन का, जिसमें 3x1 2x2 ये सब लिखा हुआ है और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट भी 4x1 + 3x2 ≤ 12 एंड सो ऑन. सबसे पहले सिंपलेक्स मेथड को अप्लाई करने से पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होता है इक्वेशन में बाय एडिंग स्लैक वेरिएबल्स. तो हम लिखते हैं टू कन्वर्ट इन इक्वेशन बाय एडिंग स्लैक वेरिएबल. बाय एडिंग स्लैक वेरिएबल, तो स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करके हम सॉल्व करते हैं. तो स्लैक वेरिएबल्स यहाँ जितने कांस्टेंट हैं उतने ही स्लैक वेरिएबल्स होंगे. तो सब कांस्टेंट कितने, 3. बाय एडिंग तो हम लिखेंगे S1, असल में कैपिटल लेटर लिखते हैं, S1 S2 एंड S3. तो अब देखिए कैसे हम इसको लिख पाएंगे. सबसे पहले तो जो मैक्सिमम z का केस है उसमें होगा 3x1 2x2 + 0s1 0s2 एंड 0s3. और इसके आगे की जो इक्वेशन होंगी 4x1 3x2 + s1 0s2 0s2 0s3 = 12. ठीक है ना बच्चों. और अगली इक्वेशन हम लिखेंगे इसी प्रकार 4x1 + x2 + 0s1 + s2 + 0s3 = 8. फिर नेक्स्ट इक्वेशन होगी 4x1 - x2 + 0s1 + 0s2 + s3 = 8. और लास्ट में आप जानते हैं बच्चों क्या लिखा, x1 x2 s1 s2 s3 ≥ 0. तो इस प्रकार से हमने इस पूरी इक्वेशन को, इन इक्वेशन को किसमें बदल दिया, इक्वेशन में बाय एडिंग स्लैक वेरिएबल. स्लैक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि स्लैक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. तो आइए कैसे आगे के प्रोसीजर को सॉल्व करते हैं उसको भी हम लोग देख लें. तो आगे का सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पर जो टेबल हम जनरेट करते हैं वो टेबल को हम प्रिपेयर करेंगे. तो टेबल में हम सबसे पहले लिखते हैं सीजे की लाइन में हम क्या लिखते हैं बच्चों, इसके कोफिशिएंट लिखते हैं. तो सबसे पहला होगा 3, फिर 2, फिर 0 0 एंड 0. इस तरह से हमने लिखा. एक कॉलम और हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा. तो एक कॉलम और हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पर. इस तरह से हमने इसको बढ़ा लिया. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट स्टेप आपका है ZJ. अब यहाँ पर हम लिख देंगे CB, यहाँ लिखेंगे बेसिक वेरिएबल्स, और हम यहाँ लिख देंगे XB. और आगे आप जानते हैं X1 होगा, X2 होगा, S1 S2 एंड S3. क्यों S1 S2 S3? क्योंकि यहाँ पर 3 स्लैक वेरिएबल्स हैं. अब XB के नीचे जो हम लिखते हैं वो इक्वल के टर्म्स लिखे जाते हैं, 12 8 एंड 8. तो 12 8 8. और X1 पहली लाइन में जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे, तो 4 3 1 0 0. फिर दूसरी लाइन में 4 1 4 1 0 1 0. फिर थर्ड लाइन में 4 -1 0 0 1. और यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स हम लिखते हैं S1 S2 S3. और यहाँ पर हम लिखते हैं CB में 0 0 एंड 0. C मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड होता है. बेसिक वेरिएबल्स जो हैं उनके कोफिशिएंट यहाँ लिखे जाते हैं और जो वेरिएबल्स हैं स्लैक वेरिएबल्स वो यहाँ लिख देंगे. इस प्रकार से हमने ये टेबल जनरेट कर ली. अब पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम ZJ, यहाँ पे लिखेंगे ZJ, फिर लिखेंगे ZJ - CJ. तो ZJ के केस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंटू करते जाएंगे, इसका इंटू इसके साथ प्लस इसका इंटू इसके साथ प्लस इसका इंटू इसके साथ. तो कुल मिला कितना आएगा, 0. पहली लाइन में ये सब के सब क्या हो जाएंगे, 0. ठीक है. नेक्स्ट अब ZJ - CJ. तो 0 में से CJ तो घटेगा नहीं, इसलिए यहाँ डैश कर लेंगे. 0 माइनस, तो ये हो जाएगा -3 -2 0 0 0. तो आप इसमें देख सकते हो मोस्ट निगेटिव वैल्यू कौन सी है, -3.
तो ये हो गया आपका की कॉलम। अब हम की कॉलम की बात तो हमने कर ली, अब हम बात करेंगे कि रो कैसे निकालते हैं। तो एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स वन, ठीक है। तो एक्स बी ये है, एक्स वन कैसे बच्चों जाना, क्योंकि ये -3 है, -3 ये यही की कॉलम है आपका। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 गिव्स 3, ये 2 एंड अगेन ये 2। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी है 2 2, इन 2 में टाई हो रहा है, कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं। तो हम इस वैल्यू को ले लेते हैं, कोई वैल्यू। तो हमने इस 2 को सेलेक्ट कर लिया। तो ये हो गया की रो, ये हो गया की कॉलम, और ये कहलाएगा आपका की एलिमेंट। 4 हो गया की एलिमेंट। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब हम इस टेबल को, इस रो को अगले स्टेप में ले जाते हैं, सेकेंड इटरेशन में ले जाते हैं, तो हम वहाँ पर इसको 1 में लिखते हैं। तो उसके लिए हम इस पूरे इक्वेशन को 1 से डिवाइड करें। ध्यान देना ये है कि इससे ना डिवीज़न होता है, ना एडिशन होता है, ना मल्टीप्लिकेशन। तो हम करेंगे ये, पहले तो हम डिवाइड करके लिख दें, रिस्पेक्टिव इसकी प्लेस ये है इसलिए यहीं पर इसको लिखेंगे। तो ये आया 2 1 -1/4, और ये 0 0, ये 1/4, और इसके ऊपर है x1, उसके ऊपर है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे और ये हो जाएगा x1। अब जैसा मैंने आपको पहले बता रखा था कि ये वैल्यू इसके ऊपर की जो कॉलम हो, यहाँ पे तो हमने इसको लिख दिया, की एलिमेंट को तो 1 कर दिया, लेकिन इसके ऊपर की वैल्यू 0 0 होनी चाहिए। तो देखिए ऊपर की वैल्यू कब 0 आएगी, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर R2 माइनस R3 कर दें, R2 तो ये है पूरा, और उसमें से R3 को घटा दे, तो 4 - 4 क्या जाएगा 0, 8 - 8 क्या जाएगा 0, और यहाँ पर हम वैसे लिखेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देखिए 4 - 4 0, 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये 0, ये 1, और ये 0 - 1, 0 - 1 गिव्स -1। तो ये आपका सेकंड वाला आपका बना। इस तरह से हमने जो कैलकुलेट किया वो सेकंड पोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो देख सकते हैं आप 1/4 कैसे लिखा गया था, वो तो हमने डिवाइड करके लिखा। अब इसमें भी वही काम करेंगे, 4 ये है, हम इसको क्या लाना चाहते हैं 0, 0 लाने के लिए क्या होगा, देखिए यूज इसी रो को करना होगा जो आपकी की रो होगी। तो 4 4 -4 लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे R1 - R3। तो R1 ये इनमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, वैसे ही लिखेंगे, लेकिन 12 - 8 ये हो जाएगा 4, ये 0 और 3, ये हो जाएगा 4, फिर ये 1, फिर ये 0 और फिर ये -1। तो इस प्रकार से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा फिर ZJ - CJ लिखेंगे, ये होगा ZJ, ये ZJ - CJ। तो ZJ - CJ के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी आ रही 0 0 0, और नीचे लेकिन 3 2 6 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6। फिर 0 0 से ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन 3 बन जा 3, ये 3 हो जाएगा, फिर ये 0 0 से कैंसिल, तो ये -3/4 आ जाएगा, इससे कैंसिल, ये पूरा 0 ही रहेगा, 0 0 × 0 1 0 और 3 0 0, ये भी हो गया, ऊपर के 0 और ये आ जाएगा आपका 3/4। तो ये हमारा अगला स्टेप बना। अब इसके बाद हमें ZJ - CJ निकालना है। यहाँ तो ZJ की वैल्यू है नहीं, यहाँ देखेंगे 3 - 3 गिव्स 0, -3/4 -2, तो आ जाएगा -11/4। फिर 0 0 0 रहेगा, 0 0 0 रहेगा, और 3/4 - 0 दैट इज 3/4। ये आपका यहाँ पर क्लियर हो, लेकिन इसमें एक वैल्यू आपकी नेगेटिव है, इसका मतलब अभी हम ऑप्टिमल सोल्यूशन पर नहीं पहुंचे। एक्चुअली ZJ - CJ की जब वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है वही हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है, तो यहाँ नहीं है, तो ये हमारा हो गया मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इस XB, जैसा हर बार हम करते हैं, मिनिमम XB डिवाइडेड बाई X2, XB डिवाइडेड बाई X2। तो अब देखिए कितना प्राप्त होगा हमें यहाँ से, अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 4, पहला आ जाएगा आपका 1, फिर दूसरा 0,
0 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 0, और यहाँ ये माइनस आएगा तो माइनस में हम डैश कर देते हैं। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 0। असल में 0 को कंसीडर किया जाता है, 0 या कोई भी पॉजिटिव हो तो उनमें अगर सबसे छोटा देखा जाएगा तो वो 0। तो 0 ये, और यहाँ से ये की कॉलम है और ये की रो, ये एक दूसरे को इस जगह इंटरसेप्ट करते हैं, यही आपका 2 हो गया। अब जैसा मैंने आपको बताया था ये नेक्स्ट स्टेप में 1 होना चाहिए, तो हम इसकी जगह पर इस पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करें और रिस्पेक्टिव प्लेस पर लिखेंगे। ये कहलाएगा की एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 0 0 1 0 1/2 माइनस का 1/2, और इसके ऊपर क्या चल रहा है x2 2, तो ये हो गया x2, ये हो गया 2, और ये x1 ये 3 और ये s1 0, ये सारे के सारे वैसे लिखे जाते हैं। अब हमें यहाँ 1 दिख गया। अब हम चाहते हैं कि इस 4 इसको हम इस 2 के ऊपर ये जो 4 है इसको हम 0 करना चाहते हैं। तो 0 करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये घटेगा। तो हम यहाँ इस तरह लिखेंगे R1 डैश R1 माइनस 2 R2, R1 माइनस 2 R2 करेंगे, है ना। 2 जब इसमें इंटू होगा बच्चों तभी तो ये 4 होगा, और 4 माइनस 4, तो चूंकि हम R1 में काम कर रहे हैं इसीलिए R1 पहले लिखा जाएगा, आपका R1 इसीलिए सबसे पहले आएगा। तो अब देखिए हमने किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस रो में 2 का, तो 4 माइनस 0 बिकम्स 4, ये तो 0 ही रहेगा। ये 4 माइनस 4 बिकम 0, 1 माइनस 0 1 0। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया था तो इसलिए हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर हम जब देखेंगे तो ये आ जाएगा, हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 2 का तो -1 प्लस 2 मतलब प्लस का 1, ये प्लस का 1 है। अब इसी प्रकार से हम नीचे वाली लाइन में भी सॉल्व करके देख लें। तो चूंकि यहाँ पर है 2 और यहाँ है -1/4, तो हम ये करेंगे कि इसमें हम 1/8 का मल्टीप्लाई करें, इसमें हम 1/8 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ इंटू कर दें, वो ऐड कर दें तो ये कट जाएगा। तो हम यहाँ यही करेंगे। तो ये आपका हुआ R3 वैसे ही लिखेंगे, लेकिन R2 में 1/8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही इसमें 2 का 1/8 से मल्टीप्लाई होगा कितना जब बच्चों 1/4, और हम इसके साथ ऐड कर देंगे, इसलिए हम यहाँ प्लस का साइन। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि 2 ये तो 0 है 2 ही रहेगा, ये 1 है बच्चों, ये 0 है 1 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें 1/8 का मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ एडअप करोगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर बहुत आसान है, 0 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर 1, इसमें हमने 1/8 उसके साथ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1/8, और यहाँ पर हमने जब 1/8 का मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -1/8 और प्लस का 1/4, सॉल्व करने पर आएगा 1/8। तो यहाँ भी हमें प्राप्त हो जाएगा 1/8। इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या निकालते हैं बच्चों, फिर वही चीज़ ZJ माइनस CJ। तो यहाँ लिखा हमने ZJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ के लिए फिर ये 0 है ख़त्म, ये 0 है ख़त्म, ये 3 2 जा 6 आया, फिर ये 0 ख़त्म, ये 0 ख़त्म, यहाँ पर 3 आया, फिर ये 0 ख़त्म, ये 2 और ये, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये 0 ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, 0 हो गया, ये भी ख़त्म, ये आ जाएगा आपका 1 2/2 दैट इज़ 1 2/2। और यहाँ पर जब 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 3/8, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 4 8 और 3। तो आप ये कर सकते हैं, बहुत 11/8 यहाँ पर बच्चों आ जाएगा, 11/8 यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट में हम देखें तो 0 ख़त्म हो गया, ये 2 -2/2 और 3/8, ये 8 हो गया, माइनस का 8 आया, और ये 3 माइनस का 5/8, माइनस का देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5/8। ये आपका पहली लाइन क्लियर हो गई। अब आप जानते हो ZJ माइनस CJ, तो यहाँ तो वैल्यू मिलेगी नहीं, इसलिए 3 माइनस 3। अब देखिए ये 3 है और ये भी 3 है, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, 3 माइनस 3 बिकम्स 0। हम इसमें एक काम कर लेते हैं कि Z की वैल्यू को हम पहले अलग लिख लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि Z की वैल्यू कौन कौन सी है। तो
तो देखिए यहाँ पर CJ था, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है। तो अब देखिए ये बच्चों जो है CJ की वैल्यू, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ डैश लगा दिया, 3 - 3 0 हो गया, 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा, फिर 0 - 0 ये 0 हो गया, 11 - 8 11/8 यहाँ पे 11/8 हो गया, -5/8 ये भी -5/8। तो इसमें आप फिर देखेंगे हम ऑप्टिमम सोल्यूशन में नहीं पहुंचे, क्यों? क्योंकि यहाँ ये वैल्यू कितनी आ रही है, -5/8। अब ये फिर -5/8 आई, फिर हम यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे ऊपर की ओर क्योंकि मोस्ट निगेटिव वैल्यू है। फिर हम इसमें वही काम करेंगे, मिनिमम निकालेंगे। तो मिनिमम की ओर देखें तो XB ये है, XB डिवाइडेड बाई S3, XB डिवाइडेड बाई S3। तो जब XB डिवाइडेड बाई S3 हो तो पहली वैल्यू तो आपकी 4 आ जाएगी, दूसरी माइनस में होगी और तीसरी 16 होगी। सबसे छोटा कितना है बच्चों, 4, तो 4 को हम लेके चलेंगे। तो ये 4 इधर से -5/8 कॉलम वाइज, ये रो वाइज, तो ये आपका ये जो 1 आया यही आपका कहलाएगा की एलिमेंट और ये पूरी लाइन कहलाएगी की रो। तो अब देखिए यहाँ पर जैसा हमने आपको पहले बताया कि जो की रो होता है उसका बेसिक वेरिएबल्स और CB चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए इस लाइन में ये S3 आ रहा है और ये 0 है, तो हम S1 की जगह लिख देंगे S3 और इसके टॉप पे था 0, और चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो हम इक्वेशन को एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, 1 0 -2 एंड 1 हमने इस तरह से लिख लिया। अब आप जानते हैं X2 ये चेंज नहीं होगा और हम जानते हैं X1 ये भी चेंज नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट के लिए हम ये करेंगे कि हमारा टारगेट क्या है, 1 ये है और हम चाहते हैं इसको 0 लाना। तो उसके लिए इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें 1/2 से। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, R2 और मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा तभी तो ये 0 होगा। तो R2 प्लस 1/2 R1, R2 प्लस 1/2 R1। तो इसको, इस वाली पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, 2 से डिवाइड करें या 1/2 से मल्टीप्लाई करें। तो जैसे 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा और 0 में ऐड होने पर वो 2 बन जाएगा। तो ये आया आपका 2। फिर यहाँ पर तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पर हम ओके हाँ ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें यहाँ तो 0 है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 है उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 और 0 में ऐड के 1/2 रहेगा। इसको 2 से डिवाइड किया -1 और 1/2, तो ये प्लस का 1/2 आ जाएगा और इसमें हमने 1/2 किया तो ये आपका 0 कैलकुलेट हो गया। तो इस प्रकार से ये नेक्स्ट वैल्यू हमें प्राप्त होगी। अब हम X3 की बात कर लें। X3 के केस में जब हम चलेंगे तो आप देखिए X3 के केस में क्या होने वाला है, ये 2 है। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है 1/8, इसका मतलब इसको 1/8 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ इस तरह लिखेंगे R3 माइनस 1/8 R1। R1 में हमने 1/8 का मल्टीप्लाई कर दिया जो आया, फिर हमने इसे 1/8 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन लिखेंगे कहाँ हम R3 की जगह। तो अब की बार इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो 4/8 ये पहला आ जाएगा आपका 1/2, 4/8 ये 1/2 आएगा और इस 2 के साथ ये एडअप होगा। तो 1/8 4/8 प्लस ये जो 2 है इसके साथ बच्चों हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, 1/2 प्लस 2/2 5/2। इसका जो बनेगा वो बनेगा हमारा 5/2। और फिर से इसको बहुत ही गौर से आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिए। फिर से एक स्टेप को हम ध्यान से देखते हैं। हमें यहाँ पर 0 चाहिए। 0 कब आएगा, जब इसको हम 1/8 से डिवाइड करें।
तो हमने यहाँ पे लिखा 1/8, तो 1/8 मतलब 1/2, 1/2 माइनस 2, 1/2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर सॉल्व होके आएगा, देखिए 1/2 माइनस 2, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 4, मतलब माइनस का 3/2। तो हम यहाँ सबसे पहला कौन सा लिख देंगे, -3/2। फिर अगला यहाँ पर तो खत्म ही है, घटाएंगे तो कुल मिला के हमारा R3, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसलिए एक सेकंड देखिए, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, ये नहीं होना है, ध्यान से देखिए क्या गड़बड़ी हो रही। हमें सबसे पहले हमें लिखना है R1 को, वो R3 को, तो R3 को हम पहले लिखेंगे 2 माइनस 4 इंटू 1/8। समझ आए बच्चों। फिर नेक्स्ट अगर हम लिखें, नेक्स्ट वाला लिखें तो क्या होगा, नेक्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर क्या है, 1 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ 0 इंटू 1/8। फिर नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ 0, और यहाँ पर 0 ही है, 0 1/8। फिर नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, 0, और यहाँ पर 1 इंटू 1/8, ये सबसे अच्छा तरीका है। फिर हम यहाँ पर 1/8 लिखेंगे, -2 और -2, और यहाँ पर फिर हम 1/8 लिखेंगे। लास्ट है आपका 1/8 माइनस, ये हमारा 2 था, माइनस का 2, 1/8 1/8, इस तरह से हम सॉल्व करके इसको लिखें। तो आप देखिए सिंपली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 1/2, और ये सॉल्व होकर आएगा 3/2, प्लस का 3/2। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ 1 ही मिलेगा हमें, और यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये 0 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर हमें माइनस का 1/8 मिलेगा, और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट देखें तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सॉल्व हो के आएगा प्लस 3/8, तो यहाँ जो निकलेगा वो 3/8, और नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार से ये हमने वैल्यू निकाल ली। फिर से हमें क्या काम करना, वही ZJ माइनस CJ का, तो यहाँ हमने लिखा ZJ, फिर यहाँ लिखा ZJ माइनस CJ। अब ZJ कितना है, तो 0, ये मल्टीप्लाई खत्म हो गया, 2 2 जा 4, 4 लिखेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, कैलकुलेशन को कई बार करेंगे परफेक्ट हो जाएंगे आप, क्योंकि 0 4 2 2 जा 4 हुआ, और प्लस का 9/2, 9/2 ये ऐड कर 17, 17/2 हम यहाँ लिखेंगे, जो आपका आएगा वो आएगा, देखिए 4 दूनी 8, 4/2 है यहाँ पर, 17/2 आपको यहाँ पर मिलेगा, 17/2। फिर यहाँ पर ये 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर ये भी कैंसिल, 2 1 जा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर ये भी कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 1, क्यों 2 इंटू 1/2 मतलब 1, और यहाँ पर 3 माइनस का 1 माइनस का 3/8, कुल मिला के यहाँ पर आपका आएगा 5/8, 5/8। फिर अगेन हम यहाँ लिखेंगे, ये 0 इज कैंसिल, ये 1 2 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मतलब 1 ही मिलेगा आपको, और 3 इसके साथ ही हो जाएगा 9/8। फिर आ गया आपका 5/8 आया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, तो आप देखिए 2 2 1/2 मतलब 1 और 9, 9/8, 8 और ये कट के 17/8 आया आपका यहाँ पे जो वैल्यू आई वो 17/8, ठीक है। और अगर हम इसके बाद वैल्यू को देखें तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसमें, तो 17/8, फिर हम यहाँ पर देखते हैं 0, ये इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो कुल मिला के यहाँ कितना मिलेगा आपको 0, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं।
अब हम यहाँ पर आगे फिर सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास जेड की वैल्यू थी वो कितनी थी, सी जे की वैल्यू वो है, तो यहाँ पे तो डैश रहेगा 3, पहले तो जेड जे लिखेंगे, जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे ये हो गया 0, 2 माइनस 2 ये हो गया 0, 5/8 ये 5/8 हो गया 17/8, 17/8 हो गया और ये यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया, सारी वैल्यूज क्या आ गई आपकी ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे सिंस जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर और इक्वल टू 0, we got optimal solution, सो जब हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन प्राप्त कर लिया तो अब देखिए वैल्यूज क्या है। तो x2 की जो वैल्यू होगी वो 2 है, x1 की वैल्यू जो है वो 3/2 है, ये x2 और x1 हो गया। देखिए S3 की वैल्यू 4 है लेकिन वो माने नहीं रखती, कारण ये कि हम S3 क्या है, एक स्लैक वेरिएबल्स है और चूंकि थर्ड वेरिएबल यहाँ है नहीं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, x3 ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पूछें कि मैक्सिमाइजेशन कितना रहा तो आप यहाँ देख सकते हैं जो जेड की वैल्यू है वही आपका रिजल्टेंट होता है, दैट बिकम्स 70/2, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 17/2, दिस इज योर आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। मेन इस क्वेश्चन को आपको क्या ध्यान रखना है, मेन कैलकुलेशन है जिसको आपको दिमाग में रखना है, कैसे जेड जे माइनस सी जे और जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करते हैं। अंत में जब ऑप्टिमलिटी को हम पहुंचते हैं तो आप देख पाते हैं कि सारी की सारी वैल्यू जैसे ही जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाता है हम ऑप्टिमलिटी सोल्यूशन को रीच कर जाते हैं और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसको कई बार कैलकुलेट करिए, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।